हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आप अपना चहेता प्यारा चैनल शेखावत एजुकेशन पॉइंट देख रहे हैं। इसको आज इस सेशन में हम गुरुत्वाकर्षण बल, ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है ना। गुरुत्वाकर्षण बल के बारे में पढ़ेंगे। अभी क्या होता है गुरुत्वाकर्षण, इसको समझने से पहले हम एक वृत्तीय गति लेते हैं, ठीक है ना। ग्रेविटेशनल फोर्स या ग्रेविटेशन भी बोल सकते हो आप इसको, गुरुत्वाकर्षण को ग्रेविटेशन बोल सकते हो। इंपॉर्टेंट चैप्टर है, आगे भी आपको फिजिक्स में आएगा 11th 12th, ठीक है ना। 11th में आएगा, तो आप 9th से ही अभी से अपना अच्छा तैयार करें, क्योंकि साइंस अगर लेंगे तो फिजिक्स भी आपके एक अच्छा इंपॉर्टेंट पार्ट होगा। गुरुत्वाकर्षण बल, गुरुत्वाकर्षण बल। अब सबसे पहले हम वृत्तीय गति की करते गति। ये कोई आपके पास वृत्तीय वर्त है और इस वर्त में हम एक समान चाल से चल रहे हैं, एक समान चाल से या वेग से चल रहे हैं। तो हम ऊपर की ओर जाएगा तो हमारा वेग क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। इधर जाएंगे तो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। नीचे की ओर आएंगे तो हमारा वेग क्या हो जाएगा, नेगेटिव। और इधर जाएंगे तब भी क्या हो जाएगा, नेगेटिव। तो चाल हमारी समान है, वेग हमारा समान है, सॉरी चाल हमारी समान है। वेग तो क्या होता है, सदिश राशि होती है। तो यहाँ पर दिशा, वेग का परिमाण नहीं बदल रहा है। जैसे मान लो आप 5 मीटर प्रति सेकंड की स्पीड से चल रहे हैं, तो 5 मीटर प्रति सेकंड ही होगी सभी दिशा में, लेकिन उसका चिन्ह बदल जाएगा। कभी +5 हो जाएगा, कभी -5 हो जाएगा, ठीक है ना। चिन्ह बदल जाता है। जैसे आपको निर्देशांक ज्यामिति में पढ़ाया था मैंने 9th क्लास में। ऊपर की ओर जो भी डाटा लिखते हैं वो क्या लिखते हैं, प्लस में। इधर लिखते हैं वो क्या लिखते हैं, प्लस में। नीचे की ओर होते हैं माइनस में, बाईं ओर क्या होते हैं, माइनस में। तो नीचे आया माइनस में हो गया, इधर गया बाईं ओर तो क्या हो गया, माइनस में। इधर क्या होगा, प्लस में होगा, ये राइट हैंड साइड। इन चीज़ों पर आप थोड़ा थोड़ा ध्यान दें, वही निर्देशांक ज्यामिति वाला फॉर्मूला यहाँ पर काम करेगा। तो वेग में परिवर्तन को क्या कहा जाता है बच्चों, वेग में परिवर्तन को त्वरण कहते हैं, एक्सेलरेशन। चेंज इन वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन, ठीक है ना। ये किसी भी कारण से हो सकता है, वेग में परिवर्तन दिशा के कारण से भी हो सकता है, या वेग का परिमाण बदल जाए। जैसे 5 मीटर प्रति सेकंड से हम 10 कर दें, 8 कर दें, 15 कर दें, 20 कर दें, तो वेग का क्या हो जाएगा, परिमाण बदल जाएगा। 5 की जगह 10 हो जाएगा, 15 हो जाएगा, 20 हो जाएगा, ठीक है ना। तो वेग में परिवर्तन अगर होता है तो उसको हम क्या कहते हैं, त्वरण कहते हैं, एक्सेलरेशन इंग्लिश में बोले तो एक्सेलरेशन। ऐसे इसको डिनोट किया जाता है, ठीक है। ऐसे हम बात करें गुरुत्वाकर्षण बल। गुरुत्वाकर्षण बल किसे कहते हैं, किसी भी वस्तु को पृथ्वी द्वारा अपनी ओर आकर्षित करने की क्षमता या प्रवृत्ति क्या कहलाती है, गुरुत्वाकर्षण। क्या कहलाती है, किसी भी चीज को हम ऊपर की ओर फेंकेंगे तो कहाँ आएगी, कि वापस नीचे की ओर, ठीक है ना। नीचे की ओर जाती है ना, ये कभी ऊपर भी लटक जाती है, नहीं लटकती। अरे तूने कभी फेंकी बॉल ऊपर लटकी, नहीं लटकी, है ना, ठीक है। तो आप इस चीजों पर थोड़ा ध्यान दें। ये गुरुत्वाकर्षण कहलाएगा, गुरुत्वाकर्षण क्या हो जाएगा, गुरुत्वाकर्षण क्या कहलाएगा बच्चों, गुरुत्वाकर्षण कहलाएगा, गुरुत्वाकर्षण कहलाएगा, ठीक है, गुरुत्वाकर्षण। ओके, अब देखिएगा गुरुत्वाकर्षण बल, इसकी बात करें हम, गुरुत्वाकर्षण बल। 2 पिंड है हमारे पास, एक पिंड है ए और दूसरा पिंड है बी। इनके बीच की दूरी क्या है, डी। इसको हम पृथ्वी मान लें पिंड को, क्योंकि गुरुत्वाकर्षण बल किसके कारण से होता है, पृथ्वी के कारण से। पृथ्वी अपनी और वस्तुओं को आकर्षित करती है, तो गुरुत्वाकर्षण बल कहलाएगा, नहीं कहलाएगा, कहलाएगा। और दूसरा पिंड है, इसको कोई भी वस्तु मान सकते हो आप, ठीक है ना। कोई चंद्रमा भी मान सकते हो, कोई ग्रह दूसरा भी मान सकते हो, बुध ग्रह मान सकते हो, कोई भी पिंड मान सकते हो, ठीक है ना। गुरुत्वाकर्षण बल एक ऐसा बल है जो एक पिंड द्वारा दूसरे पिंड पर क्या किया जाता है, आरोपित किया जाता है।
दुनिया के जितने भी पिंड हैं, जितने भी वस्तुएं हैं, जितने भी कण हैं, परस्पर कौन से बल द्वारा बंधे होते हैं? गुरुत्वाकर्षण बल द्वारा। ठीक है ना? किसके द्वारा? गुरुत्वाकर्षण के द्वारा बंधे होते हैं। ठीक है, तो गुरुत्वाकर्षण बल एक पिंड द्वारा, गुरुत्वाकर्षण बल किसे कहेंगे? एक पिंड द्वारा दूसरे अन्य पिंड को अपनी ओर आकर्षित करने की प्रवृत्ति गुरुत्वाकर्षण बल कहलाती है। क्या कहलाएगी? गुरुत्वाकर्षण बल कहलाएगी। ओके, अब इसको निकालेंगे ऐसे। गुरुत्वाकर्षण बल को हम कैसे निकालें ये भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, गुरुत्वाकर्षण बल को कैसे निकालें? बोलो, गुरुत्वाकर्षण बल को कैसे निकालोगे? नहीं पता? अरे बोलो। गुरुत्वाकर्षण बल निकालेंगे इन दोनों पिंडों के बीच में। एफ से डिनोट करेंगे इसको। किससे? एफ से। गुरुत्वाकर्षण बल जो होता है, गुरुत्वाकर्षण बल जो होता है वो क्या होता है? दो पिंडों के द्रव्यमान के किसके बराबर होता है? इसका द्रव्यमान हम कैपिटल एम मान लें, पृथ्वी का द्रव्यमान, और इस पिंड का द्रव्यमान क्या मान लें? स्मॉल एम। तो इन दोनों पिंडों के द्रव्यमान के गुणनफल के क्या होगा? समानुपाती। गुरुत्वाकर्षण बल दो पिंडों के द्रव्यमान के गुणनफल के क्या होता है? समानुपाती। और उनके बीच की दूरी के वर्ग के क्या होता है? व्युत्क्रमानुपाती। उनके बीच की दूरी के वर्ग के क्या होता है? व्युत्क्रमानुपाती। ठीक है, उल्टा, यानी व्युत्क्रमानुपाती समानुपाती में जस्ट सामने लिखा जाता है और व्युत्क्रमानुपाती में 1/, में लिखा जाता है। ठीक है ना? तो यहां पर 1/d², ये हो जाएगी। दोनों पिंडों के बीच की दूरी दी थी, उसके वर्ग के क्या होता है? व्युत्क्रमानुपाती। ओके, देखो यहां पर F समानुपाती का चिन्ह हटाएंगे तो यहां पर G लगाते हैं। m स्मॉल m अपॉन d², ये हो जाएगा। G क्या है यहां पर? गुरुत्वीय नियतांक, सार्वत्रिक नियतांक भी कह सकते, गुरुत्वीय सार्वत्रिक नियतांक भी कह सकते इसको। ठीक है ना? यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल यूनिवर्सल कांस्टेंट। और इसकी वैल्यू क्या होती है सार्वत्रिक नियतांक की? 6.673 इंटू 10⁻⁻11 ये फिक्स होती है। न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर अपॉन kg स्क्वायर, ये इसकी वैल्यू होती है, फिक्स होती है। नियतांक है, चाहे किसी भी पिंड के बीच में आकर्षण बल लगे, ये वैल्यू फिक्स है। ठीक है ना? अब हम बात करें, ये तो हो गया आपके पास कौन सा फोर्स हो गया? गुरुत्वाकर्षण बल। पृथ्वी और दूसरे पिंड के बीच में लगने वाला बल जो हो गया गुरुत्वाकर्षण बल हो गया। हम पृथ्वी के सापेक्ष ही देख रहे हैं, अन्य पिंडों के बीच में भी लग सकता है। ठीक है ना? आगे हम चलें, नोट कर लिया सभी ने? इसकी यूनिट भी पूछ ली जाती है, न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर अपॉन kg स्क्वायर, kg स्क्वायर। ठीक है, तो आप इसको नोट कीजिए। नोट कर लिया तो चलते हैं हम आगे, अगले वाले टॉपिक पे चलते हैं, इसी से रिलेटेड। अब देखिए किसी वस्तु, अब आता गुरुत्वीय बल। गुरुत्वीय बल, गुरुत्वीय बल, गुरुत्वीय बल क्या होता है? पृथ्वी द्वारा किसी वस्तु पर, पृथ्वी द्वारा किसी वस्तु पर आरोपित बल
को हम क्या कहते हैं? गुरुत्वीय बल कहते हैं। क्या कहते हैं? अब मान लो किस कोई वस्तु है, ये कोई वस्तु है, क्या है बच्चों? वस्तु। ये कोई वस्तु है और इसका द्रव्यमान कितना है? स्मॉल है। कितना द्रव्यमान है? कोई भी वस्तु हो सकती है। अब पृथ्वी इस पर कितना बल आरोपित करेगी? ठीक है ना? गुरुत्वीय बल किसे कहते हैं? पृथ्वी द्वारा किसी वस्तु पर आरोपित बल क्या कहलाता है? गुरुत्वीय बल। इंग्लिश में बोले तो इसको ग्रेविटेशन फोर्स बोले। और इसको कैसे डिफाइन करेंगे? ए फोर्स दैट इज एक्सर्टेड बाय अर्थ एट द एनी ऑब्जेक्ट। Force that is exerted by earth at the any object is called gravitation force। ठीक है? अब इसको भी हम, ये किसके बराबर होगा? वस्तु के भार के बराबर होता है। किसके बराबर होता है? भार के बराबर। गुरुत्वीय बल जो होगा वो किसके बराबर होगा? इक्वल टू वेट ऑफ एनी ऑब्जेक्ट। वस्तु के, जो भी कोई वस्तु है उसके भार के बराबर होगा। तो इसको कैसे डिनोट करेंगे? एफ जो होता है वो भार के बराबर होता है और एफ जो होगा वो क्या हो जाएगा? mg। ध्यान रखना है यहाँ पर जी क्या है? गुरुत्वीय त्वरण। जी क्या है? गुरुत्वीय त्वरण। जी यहाँ पर ग्रेविटी एक्सीलरेशन बोलेंगे, ग्रेविटेशन एक्सीलरेशन भी बोल सकते हैं इसको। गुरुत्वीय त्वरण, गुरुत्वीय त्वरण। और m क्या है? स्मॉल m, वस्तु का द्रव्यमान। वस्तु का क्या है? द्रव्यमान। अब ये आपके पास आ गया, ये गुरुत्वीय बल है। और दूसरा क्या था आपके पास? F2 क्या था? ध्यान दो यहाँ पर, G कैपिटल M स्मॉल m अपॉन d स्क्वायर। ये गुरुत्वाकर्षण बल, वो गुरुत्वीय बल है, ये गुरुत्वाकर्षण बल है। ग्रेविटेशनल फोर्स है, वो ग्रेविटी फोर्स भी कह सकते हो आप, गुरुत्वीय बल। ठीक है? ये दोनों इक्वल होंगे, दोनों फोर्स को इंडिकेट कर रहे हैं, इक्वल होंगे। F1 इक्वल टू F2। ध्यान देना यहाँ पर, दोनों फोर्स क्या होंगे? उस वस्तु पर लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल और गुरुत्वीय बल, दोनों के परिमाण क्या होंगे? बराबर होंगे। तो ये mg और ये क्या हो जाएगा? ये बल, ये बल। F1 का मान इधर रख दिया, F2 का मान इधर रख देंगे। g कैपिटल M स्मॉल m अपॉन d स्क्वायर। स्मॉल m से स्मॉल m कैंसिल, बोथ साइड है इक्वल साइड। तो g बराबर क्या हो जाएगा बच्चों? gm अपॉन d स्क्वायर। gm अपॉन d स्क्वायर। ये गुरुत्वीय त्वरण निकालने का सूत्र है। ठीक है ना? इससे आप गुरुत्वीय त्वरण निकाल सकते हैं। वैसे जी का मान यहाँ पर जो होता है वो फिक्स होता है, वो कितना होता है? 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। लगभग न्यूमेरिकल में इसको 10 भी ले लेते हैं। ठीक है? इस जी का मान जो होता है वो कहाँ पर ज्यादा होता है? बताओ किस पे डिपेंड कर रहा है? जी व्युत्क्रमानुपाती है d स्क्वायर। यदि दूरी ज्यादा होगी तो जी का मान क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा? तो आप पृथ्वी को इस प्रकार से मान के चल सकते हैं। गोलाकार प्रॉपरली नहीं होती पृथ्वी का, इस प्रकार से मान के चल सकते हैं। तो विषुवत रेखा पर यहाँ पर कोई पार्ट है तो उसकी दूरी केंद्र से क्या हो जाएगी? ज्यादा हो जाएगी। होगी कि नहीं होगी? तो विषुवत रेखा पर जितनी ज्यादा d बढ़ेगी उतना ही g का मान क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। ठीक है? तो विषुवत रेखा पर गुरुत्वीय त्वरण का मान कम होता है। गुरुत्वीय त्वरण का मान क्या होता है? कम होता है। अब देखो, गुरुत्वीय त्वरण का मान कम हो गया, इसका मान कम हो गया, तो गुरुत्वीय बल भी क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। तो गुरुत्वीय बल का मान भी विषुवत रेखा पर कोई भी कण है, उसका कोई भी वस्तु है, उसका क्या होगा? कम होगा। लेकिन ध्रुवों पर ये दूरी कम है इसकी तुलना में। ठीक है? दूरी कम हो जाएगी
तो ये क्या हो जाएगा, जी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा उल्टा संबंध में। तो ध्रुवों पर क्या होता है, कोई भी वस्तु ध्रुवों पर है तो उसका भार विषुवत रेखा की तुलना में क्या होगा, ज्यादा होगा। भार यानी गुरुत्वीय बल ज्यादा होगा, गुरुत्वीय त्वरण भी ज्यादा होगा। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है विषुवत रेखा पर गुरुत्वीय त्वरण हो, गुरुत्वीय बल हो, दोनों का ही मान क्या होगा, कम होगा। ओके, नेक्स्ट। सभी को समझ में आ गया, कोई डाउट? नो डाउट। ओके, आगे हम बात कर रहे हैं किसकी, गुरुत्वीय बल हो गया। अब गति के समीकरण भी देख लो आप, गति के समीकरण, गति के समीकरण। अब रेखीय गति आती है आपके पास, रेखीय गति आती है, यानी एक ही सीधी लाइन में कोई वस्तु चल रही है तो उसको रेखीय गति कहेंगे। जैसे मान लो यहां से यहां तक एक ही लाइन में कोई वस्तु आ गई, यह रेखीय गति है, समान चाल से। ठीक है ना, पहले यहां पर खड़ी थी, प्रारंभिक वेग 0 था, अब बढ़ करके इसका भी हो गया अंतिम वेग, रेखीय गति। लेकिन गुरुत्वीय प्रभाव में क्या हो जाएगा, गुरुत्वीय प्रभाव, रेखीय गति गुरुत्वीय प्रभाव में होगी तो क्या हो जाएगा, इसको ऐसे करके चलते तो पहला क्या होता था, v बराबर u प्लस at, पढ़ा दिया आपको। t क्या है, समय, u क्या है प्रारंभिक वेग, v क्या है अंतिम वेग, a क्या है त्वरण। दूसरा समीकरण क्या था, s बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर। और तीसरा समीकरण क्या था बच्चों, v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as। s क्या है यहाँ पर, विस्थापन। विस्थापन भी सदिश राशि होती है, दिशा पर निर्भर करती है। ठीक है ना, ये आपके पास हो गया। अब गुरुत्वीय प्रभाव में अगर ये क्या हो जाएगा, जहां भी आप a देख रहे हो वहां पर क्या लग जाएगा, g लग जाएगा। क्या लग जाएगा बालिकाओं, अरे बालकों क्या लग जाएगा, g। तो प्यारे बालक को तुम आराम से लेकर आए। इसको कैसे लिखेंगे, v बराबर u प्लस gt, और दूसरे को कैसे लिख देंगे, s बराबर ut प्लस हाफ gt स्क्वायर, और तीसरे को कैसे लिख देंगे, v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2gs। केवल एक ही जगह क्या लग जाएगा गुरुत्वीय प्रभाव में, g लगा देंगे, क्यों, g गुरुत्वीय त्वरण ले लेंगे, सामान्य त्वरण लेकर के क्या ले लेंगे हम, गुरुत्वीय त्वरण। तो गुरुत्वीय प्रभाव में भी समीकरण गति के इस प्रकार से लागू होंगे, यही समीकरण है, ऐसे कन्वर्ट कर देंगे। ओके, चलो नेक्स्ट, समझ में आ गया कैसे इनका उपयोग करना, वो आपको पहले बता दिया गया है गति के समीकरणों का। आगे हम बात कर रहे हैं किसकी, मुक्त पतन। एक आता है मुक्त पतन, मुक्त पतन, मुक्त पतन। मुक्त पतन किसे कहेंगे, मान लो किसी वस्तु को आपने छत पर रख रखा है, धक्का मार दिया तो वो वस्तु अपने आप गिरेगी कि नहीं नीचे की ओर। किसी पेड़ पर कुछ चीज लटका दी, उसको आप गिरा रहे हो ऊपर से, तो क्या हो जाएगा, मुक्त पतन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, किसी भी वस्तु को हम ऊपर से छोड़ते हैं तो अपने आप किधर आएगी, नीचे आएगी, हमारा कोई योगदान नहीं है। धक्का जरूर दिया हमने, बाद में हम कुछ नहीं कर रहे, अपने आप ही गिर रही। लेकिन क्या नीचे से कोई पत्थर है, उसको ऊपर ले जाने के लिए हमें ताकत लगानी पड़ेगी, लगानी पड़ेगी नहीं, जितनी ताकत लगाएंगे उतनी। लेकिन ऊपर से तो हमें कोई ताकत नहीं लगानी, हल्का सा पुश करना है, अपने आप नीचे गिरेगी। गिरते समय ये ध्यान रखना है। तो किसी वस्तु का स्वतः ही, किसी वस्तु का स्वतः ही ऊपर से नीचे की ओर गिरना क्या कहलाता है, मुक्त पतन कहलाता है। क्या कहलाता है, पतन का मतलब गिरना, मुक्त स्वतंत्र रूप से, हमारा कोई योगदान नहीं, पकड़ के नहीं डाल रहे हैं, अपने आप के मुक्त पतन। मुक्त पतन में क्या परिवर्तन होता है, वेग का परिमाण परिवर्तन होता है, दिशा परिवर्तन नहीं होती। किसी वस्तु को हम ऊपर से गिराएंगे तो सीधी गिरेगी ऊपर से आकर, ऐसे तो है नहीं कि पहले इधर जाएगी फिर उधर जाएगी फिर इधर जाकर ये गिरेगी। ऐसा होता है क्या, आप किसी पत्थर को ऊपर से छत से गिराओ सीधा आगे नीचे गिरेगा। ऐसा थोड़ी कि पहले उधर भागेगा फिर उधर जाएगा इधर जाएगा, नहीं होता ना। तो दिशा में कोई परिवर्तन नहीं होता, लेकिन वेग का क्या होता है,
परिमाण परिवर्तित हो जाता है। यानी जिस समय हमने गिराया था उसका वेग क्या था 0, लेकिन धीरे धीरे आकर बढ़ जाएगा जैसे जैसे नीचे की ओर है। तो मुक्त पतन है। ठीक है, नेक्स्ट आता है मुक्त पतन। आप समझ गए, इसमें दिशा में कोई परिवर्तन नहीं होगा, दिशा नो चेंज, डायरेक्शन नो चेंज, लेकिन यहाँ पर इसका जो वेग है यानी वेलोसिटी है उसका परिमाण बदल जाएगा। क्या बदल जाएगा? परिमाण। ठीक है, तो ध्यान रखना, इसमें भी मुक्त पतन में भी त्वरण उत्पन्न होता है परिमाण में परिवर्तन के कारण। नेक्स्ट क्या था? उत्प्लावन। उत्प्लावन बल, फ्लोटेशन फोर्स। उत्प्लावन बल क्या होता है? जब किसी वस्तु को जल में छोड़ा जाता है तो उस वस्तु द्वारा हटाए गए द्रव के भार के बराबर उस वस्तु पर नीचे से ऊपर की ओर एक बल आरोपित होता है, जिसे क्या कहते हैं? उत्प्लावन बल। मान लो ये कोई सागर है, पानी का सागर, इसमें आपने एक पत्थर फेंका या कुछ भी लकड़ी तैराई या कोई जहाज बना करके तैरा दो। अब ये कितना जल हटाएगा? इस जहाज द्वारा कितना जल हटाएगा? मान लो इसके द्वारा 500 केजी जल हटाएगा। कितना जल हटाया जा रहा है? 500 केजी। तो इसके भार के बराबर नीचे से ऊपर की ओर एक बल लगेगा जो इसको तैराने में मदद करेगा। उस बल को क्या बोलेंगे? उत्प्लावन बल। ये उत्प्लावन बल के बारे में सबसे पहले किसने बताया? आर्किमिडीज ने बताया था। आर्किमिडीज इस उत्प्लावन बल के बारे में बताया। कोई छोटी वस्तु है, उसका भार कम है, कम जल हटाएगी, उत्प्लावन बल कम लगेगा उस पर। ठीक है ना? जितना उसका सरफेस एरिया ज़्यादा होगा उतना ही ज़्यादा वो जल हटाएगी, और जितना ज़्यादा जल हटाएगी उतना ही उसमें नीचे से ऊपर की ओर एक बल आरोपित होगा। उस बल को हम बोलेंगे उत्प्लावन बल। क्या बोलेंगे? उत्प्लावन। इसलिए सुई का देखो सरफेस एरिया कम होता है, उत्प्लावन बल कम लगेगा। जिस वस्तु का घनत्व ज़्यादा होता है, भार ज़्यादा होगा, सरफेस एरिया कम होगा, तो उत्प्लावन बल कम लगता है उस पर, वो तैर नहीं पाती है, तो वो क्या हो जाती है? डूब जाती है। क्या हो जाती है? डूब जाती है। ठीक है, तो जिस वस्तु का घनत्व होता है वो पानी में क्या हो जाती है? डूब जाती है। ठीक है, जैसे लकड़ी पानी में तैरती है लेकिन पत्थर पानी में डूब जाता है। लकड़ी का तिनका है, उसका घनत्व कम होता है, भार कम होता है, अपने भार के बराबर जल हटा लेता है, उत्प्लावन बल लगता है, वो तैरता है। जब कितना सा कंकड़ डालेंगे, भार ज़्यादा है, सरफेस एरिया कम हो उसका। सरफेस एरिया जानते हो ना? नहीं जानते सरफेस एरिया, मेरे को पता है। जैसे लकड़ी, ये इतनी बड़ी लकड़ी थी और इसमें था 50 ग्राम वजन। कितना ग्राम वजन था? और इतना सा पत्थर है, इसमें 50 ग्राम। अब बताओ इसका ये एरिया ज़्यादा है कि नहीं है? उत्प्लावन बल ज़्यादा लगेगा इसमें, नीचे से ऊपर की ओर लगेगा नहीं लगेगा? लगेगा। उत्प्लावन बल ज़्यादा लगेगा, ये आराम से तैरेगा लकड़ी का टुकड़ा। जबकि ये इसका सरफेस एरिया छोटा सा है, उत्प्लावन बल इस पर कम लगेगा, ये क्या हो जाएगा? डूब जाएगा पत्थर का। ठीक है, तो आज इस वीडियो में हमने आपका लेसन नंबर जो भी 9 था, गुरुत्वाकर्षण बल, ग्रेविटेशनल, ये हमने कंप्लीट कवर किया है। तो 9th क्लास के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 11th क्लास के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इस चैप्टर से बहुत ज़्यादा 11th और 9th दोनों क्लासों में है ये चैप्टर फिजिक्स में। तो आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा वॉच करें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आपका अपना चैनल है, कमेंट्स जरूर करें जहाँ पर भी गड़बड़ी है। मैं अपने आप को परिपूर्ण नहीं मानता कि 100% हो सकता है इसमें विजिबिलिटी में हो, वॉइस एक्सप्लेनेशन में हो, या फिर कहीं दिखने में कोई गड़बड़ी आ रही है, तो कमेंट्स आप हर हाल में करें, क्योंकि आपके कमेंट्स इस वीडियो की क्वालिटी को इम्प्रूव करने में मदद करते हैं। ओके, थैंक्स।